नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी डीप डाइव चर्चा करने वाले हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सोर्स का विश्लेषण करेंगे जो भारत की वर्तमान विदेश नीति की जटिलताओं, उसकी बारीकियों और उस पर की जा रही कुछ प्रमुख आलोचनाओं पर एक बहुत ही विस्तृत नजर डालता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है, ताकि हमें पता रहे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। सबसे पहले हम विदेश नीति की आलोचनाओं को समझेंगे, फिर अमेरिका के साथ रिश्तों की एक ऐतिहासिक तुलना देखेंगे। उसके बाद हमारे पड़ोस में जो बदलाव हो रहे हैं उन पर बात करेंगे, फिर जानेंगे कि आंतरिक राजनीति का इन सब पर क्या असर पड़ रहा है, और आखिर में कुछ प्रस्तावित कूटनीतिक समाधानों पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, द फॉरेन पॉलिसी क्रिटिक, विजिबिलिटी वर्सेस रिजल्ट्स। ये इस पूरे एनालिसिस का सबसे कोर आर्ग्यूमेंट है। अब देखिए, यहाँ सोर्स एक बहुत ही शार्प, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक सवाल पूछता है। निवासी विदेशी दौरे, टैक्सपेयर्स के हजारों करोड़ रुपए खर्च, लेकिन इसका वास्तविक परिणाम, एक्चुअल रिजल्ट क्या है? यहाँ क्रिएटर का मेन फोकस इस बात पर है कि हम इतने सारे हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल इवेंट्स तो देखते हैं, लेकिन अगर हम उनके ठोस कूटनीतिक नतीजों की बात करें तो वो क्या हैं? 89 यानी 89, सोचिए, ये नंबर वाकई में बहुत बड़ा है। क्रिएटर यहाँ ध्यान दिलाते हैं कि प्रशासन ने इतने बड़े पैमाने पर विदेशी दौरे किए, लेकिन सोर्स का तर्क ये है कि इस व्यापक यात्रा ने भी देश को बदलती वैश्विक रणनीतियों और दुनिया भर में बन रहे नए गठबंधनों के प्रभाव से बचाया नहीं है। मतलब विजिबिलिटी तो बहुत है, लेकिन असली सवाल अचीवमेंट्स पर उठ रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, यूएस रिलेशंस एंड हिस्टोरिकल कॉन्ट्रास्ट, इवैल्यूएटिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। और ये हिस्सा सच में एक बड़ा स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। एक्सप्लेनर में बताया गया है कि कैसे वर्तमान प्रशासन के रिश्तों का तरीका पुराने नेताओं से अलग है। सोर्स के अनुसार एक तरफ मनमोहन और ओबामा का युग था, जहां आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा के समर्थन में बहुत ही दृढ़ और स्पष्ट जॉइंट स्टेटमेंट्स दिए गए थे, और दूसरी तरफ मोदी और ट्रंप का युग है, जहां हाउडी मोदी जैसे बड़े और शानदार इवेंट्स तो हुए, लेकिन जब सीमा पार तनाव की बात आई तो हमें अक्सर एक न्यूट्रल या तटस्थ रुख देखने को मिला। इसी तरह से एक और हिस्टोरिकल कंपैरिजन सामने आता है। सोर्स पॉइंट आउट करता है कि कैसे इंदिरा गांधी के दौर में 1972 के शिमला समझौते ने कश्मीर को पूरी तरह से एक द्विपक्षीय या बायलैटरल मुद्दा बना दिया था। उस समय किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को सिरे से खारिज कर दिया गया था, लेकिन वीडियो इसे आज के दौर से कंपेयर करता है, जहां हाल ही में कई ऐसे इंस्टेंसेस देखे गए हैं जब अमेरिकी लीडरशिप ने खुलेआम कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने या मीडिएट करने की पेशकश की थी। इन सब चीजों के बीच एक बहुत ही मैसिव फिगर सामने आता है, $1.4 बिलियन। क्रिएटर का आर्ग्यूमेंट है कि इस हाई विजिबिलिटी वाली कूटनीति के बावजूद देश उन चीजों को नहीं रोक पाया जो हमारे लिए चिंता का विषय हैं, जैसे कि IMF द्वारा हमारे पड़ोसी भू राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भारी भरकम फंडिंग देना, या फिर FATF का उनके प्रति नर्म रवैया। ये पॉइंट फिर से उसी सवाल पर वापस लाता है, दिखावा वर्सेस असली नतीजे। ओके, मूविंग ऑन टू नंबर 3, द नेबरहुड शिफ्ट, रीड्रॉइंग लोकल अलायंसेस। अब ग्लोबल से हटकर जरा अपने लोकल नेबरहुड्स पर नजर डालते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि हमारे ठीक आसपास क्या चल रहा है। सोर्स मैप करता है कि कैसे हमारे जो परंपरागत सहयोगी थे वो अब चीनी वित्तीय और सैन्य ढांचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बांग्लादेश, जो हमेशा से हमारा एक बहुत मजबूत साथी रहा है, वहां अब चीनी निवेश $2.1 बिलियन तक पहुंच गया है। श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट 99 साल के लिए चीन को लीज पर दे दिया गया है, और वहां चीनी नौसेना के जहाज रुक रहे हैं। यहां तक कि भूटान, जो हमारा एक बहुत करीबी सहयोगी है, उसकी सीमाओं पर भी चीनी सैन्य सुविधाएं और बस्तियां देखी गई हैं। और हाँ, ये डिप्लोमेटिक शिफ्ट सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। नेपाल को ही ले लीजिए, वहां एक इंडिया फर्स्ट की परंपरा थी, लेकिन हाल ही में नए प्रधानमंत्री ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए बीजिंग को चुना और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ गए। वहीं मालदीव ने अपने ऐतिहासिक संबंधों को दरकिनार करते हुए चीन और तुर्की के साथ नए व्यापार और रक्षा समझौते साइन कर लिए हैं। ये साफ तौर पर पड़ोस में एक बहुत बड़े कूटनीतिक बदलाव का संकेत है। राइट, तो अब बढ़ते हैं 4th सेक्शन पर, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक डिस्कोर्स ऑन द ग्लोबल स्टेज। आखिर इन सारे बदलावों की वजह क्या है? यहाँ पर सोर्स एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी यूज करता है, शतरंज और क्रिकेट की। देखिए,
कूटनीति पारंपरिक रूप से शतरंज के खेल जैसी रही है, बहुत ही रणनीतिक, शांत और बारीकियों से भरी हुई। लेकिन सोर्स का क्रिटिक ये है कि आज के समय में वर्तमान विदेश मंत्रालय कूटनीति को क्रिकेट की तरह खेल रहा है, मतलब आक्रामक, पब्लिक को खुश करने वाला और सोशल मीडिया के वायरल मोमेंट से चलने वाला खेल। और इस क्रिकेट वाली अप्रोच का नतीजा क्या होता है? सोर्स का मानना है कि हमारी जो कॉम्प्लेक्स फॉरेन पॉलिसीज हैं, उन्हें अब घरेलू चुनावी रणनीतियों और अति पक्षपाती समर्थकों को खुश करने के लिए मोड़ा जा रहा है। वीडियो यह तर्क देता है कि अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल बेस को संतुष्ट करने के चक्कर में हम कहीं न कहीं अपने पारंपरिक कूटनीतिक संतुलन और गुटनिरपेक्षता से समझौता कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये एक्चुअल में अनफोल्ड कैसे होता है। मालदीव कंट्रोवर्सी का टाइमलाइन याद है आपको? शुरुआत एक सिंपल डोमेस्टिक टूरिज्म वीडियो से हुई, फिर कुछ घरेलू इन्फ्लुएंसर्स ने दूसरे देश का अपमान करना शुरू किया। इसके बाद वहां के मंत्रियों ने ऑनलाइन पलटवार किया और देखते देखते इंटरनेट ट्रोल्स की वजह से 50 साल पुराना एक मजबूत कूटनीतिक रिश्ता खतरे में पड़ गया। अंततः सरकार को मजबूरन डैमेज कंट्रोल मोड में आना पड़ा। इसके अलावा भी एक्सप्लेनर कुछ और सीरियस इंसिडेंट्स को हाईलाइट करता है जहां घरेलू बयानों ने भारी नुकसान पहुंचाया, जैसे कि नुपुर शर्मा वाले विवाद के कारण कतर, सऊदी अरब और कुवैत जैसे खाड़ी देशों के साथ संबंधों में आया तनाव, या फिर इन्फ्लुएंसर्स की भड़काऊ बयानबाजी जिसने ईरान के साथ हमारे ऐतिहासिक कूटनीतिक संबंधों को खतरे में डाल दिया था। और हाँ, आक्रामक स्थानीय मीडिया ने भी कई ग्लोबल पार्टनर्स को अलग थलग करने का काम किया है। इस एनालिसिस में एक और बड़ा इशू पॉइंट आउट किया गया है और वो है क्रोनी कैपिटलिज्म का। यहाँ तर्क ये दिया गया है कि कई बार आधिकारिक विदेशी दौरों का इस्तेमाल ब्रॉड नेशनल इंटरेस्ट यानी व्यापक राष्ट्रीय हितों के बजाय विशिष्ट घरेलू अरबपतियों के इंटरनेशनल बिजनेस डील्स को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें पॉइंट पर, प्रपोज्ड डिप्लोमैटिक सॉल्यूशंस करेक्टिंग द कोर्स। तो इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज और आलोचनाओं के बाद ओरिजिनल सोर्स कुछ एक्शनेबल स्टेप्स भी सजेस्ट करता है। उनका कोर बिलीफ है कि वैश्विक प्रभाव के लिए आंतरिक स्थिरता बहुत जरूरी है। उनके समाधान बिल्कुल स्पष्ट हैं। सबसे पहले, व्यक्तिगत कॉरपोरेट मुनाफे से ऊपर हमेशा राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी जाए। दूसरा, आंतरिक शांति के लिए सांप्रदायिक राजनीति को खत्म किया जाए। तीसरा, विदेश नीति जैसे जटिल मुद्दे को सोशल मीडिया की बयानबाजी से पूरी तरह अलग रखा जाए। और आखिरी, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, हमें जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थानीय उद्योगों का निर्माण करना होगा। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सामने ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, हमारी आंतरिक जो घरेलू चर्चाएं हैं वो हमारी बारी वैश्विक छवि को आखिर कितने गहरे स्तर पर आकार देती हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली कूटनीति शायद विदेशों में नहीं बल्कि हमारे अपने घर से ही शुरू होती है।